प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का ई लेक्चर का विषय है फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। आज इस ई लेक्चर इसी विषय पर आधारित है। फॉरेन बैंक की आवश्यकता हमारे देश में क्यों हुई? जब अंग्रेजों का शासन था तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विदेशी बैंकों की स्थापना को जोड़ दिया, और सबसे पहले 1853 में एचएसबीसी की स्थापना की गई। इसी प्रकार से 1858 में विदेशी बैंक के रूप में मानक चार्टर्ड बैंक की स्थापना की गई। पर विदेशी बैंक का अर्थ क्या है? विदेशों का कोई बैंक जिसका कि मुख्यालय विदेशों में हो और वो भारत में आके अपना व्यवसाय करना चाहता हो, यानी उसमें अपना कार्यालय खोलता हो या अपनी शाखा खोलता हो, जिससे उसको ग्राहक अधिक मात्रा में मिले, तो ये विदेशी बैंक कहलाता है। वर्तमान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में मौजूद सभी विदेशी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, और हमारे देश में प्रमुख शहरों में लगभग 100 इसकी शाखाएं हैं। आखिर विदेशी जो बैंक हैं, इनकी क्या भूमिका है और इनसे क्या फायदा है? इनके माध्यम से नवीनतम तकनीक का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, नवाचार का विकास होता है, और ग्राहक को संतुष्टि मिलती है। सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। बैंकिंग प्रणाली को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से एफिशिएंसी में वृद्धि होती है बैंकिंग की। इसका जो नियमन है विदेशी बैंकों का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उससे संबंधित जितने प्रकार की नीतियां हैं, उसका निर्धारण भी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जाता है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारत में कुल इस समय 46 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। अगर विदेशी बैंक का अध्ययन किया जाए तो इसको 4 कालों में बांटकर इसके कार्यों को या इसकी भूमिका को समझा जा सकता है। पहला जो प्रथम काल है 1786 से 1935 तक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई उस तक ये प्रथम काल कहलाता है। इसमें ब्रिटिश काल था, जैसा आपको पता ही है, और भारत में 18 विदेशी बैंक विदेशी व्यापार के कारण इस काल में कार्यरत थे। इस काल में जितने भी विदेशी बैंक कार्यरत थे उनको विनिमय बैंक कहा जाता था। आखिर उनको विनिमय बैंक क्यों कहा जाता था? वो इसलिए कि इनका जो प्रमुख कार्य था वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा और विदेशी विनिमय से संबंधित था। द्वितीय काल 1935 से 1969 तक, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण तक, दूसरा काल कहलाएगा विदेशी बैंकों का। और इस काल में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई तो विदेशी बैंकों के जो नकारात्मक प्रभाव थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, और इस काल में विदेशी बैंकों के कार्य में कमी आई। जो तीसरा काल है वो 1969 से 1991 तक, यानी राष्ट्रीयकरण से
जो उदारीकरण का वर्ष था 1991 तक, कि तृतीय काल कहलाएगा विदेशी बैंकों के लिए। और इस काल में विदेशी बैंकों के अंश में, कुल अंश में सहयोग में, जिसमें जमा कुल संपत्ति आदि में कमी आई, यानी इसमें भी, इस काल में भी विदेशी बैंकों की स्थापना को खुला नहीं छोड़ा गया, उस पर अंकुश लगाया गया आरबीआई द्वारा। इनका कार्यक्षेत्र यानी विदेशी ऋण अथवा विनिमय बैंकिंग सीमित रखा गया। इस समय ग्राहक भी कम थे तथा ये महानगरों तक ही ये विदेशी बैंक सीमित थे। चौथा जो काल है यानी 1991 के पश्चात, और जो सबसे महत्वपूर्ण काल है जिसमें आर्थिक सुधार हुआ और उदारीकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। और इस कार्यकाल में जितने भी इच्छुक विदेशी बैंक थे जो भारत में कार्य करना चाहते थे, उनके लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक नया मोड़ आया 1991 के बाद। विदेशी बैंकों के कार्यालय जो 1990 में 145 थे, वो 2013 में बढ़कर 324 हो गए। और एफडीआई नीति में बदलाव के कारण बैंकिंग सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार जो विदेशी बैंकों का जो प्रवेश है, उसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिल्कुल प्रक्रियापूर्ण तरीके से अनुमति लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। उनके गाइडलाइन के अनुसार जितने प्रकार की जो मार्गदर्शन है उनसे संबंधित उसको पूरा करना होता है। इसके अलावा इन बैंकों को अपने घरेलू देशों से भी अनुमति लेना आवश्यक है। अगर इनकी न्यूनतम पूंजी की बात की जाए तो $25 मिलियन होनी चाहिए। यानी नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट में जो पहले $10 मिलियन थी, उसको बढ़ाकर $25 मिलियन का सुझाव दिया था और उसके अनुसार नवीन परिवर्तन किया गया और इनकी जो न्यूनतम पूंजी जो है फिक्स की गई। इसके अलावा इनके लिए महत्वपूर्ण तत्वों की स्वीकृति के बाद ही इन्हें व्यापार करने की इजाजत दी जाती है। अब ये विदेशी बैंकों की क्या भूमिका हो सकती है? सबसे पहले इनकी स्थापना के बाद या इनके जो कार्यक्षेत्र बढ़ा, उसके कारण एफिशिएंसी बढ़ी बैंकिंग क्षेत्र में और इसके कारण जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार से टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी तकनीकी हस्तांतरण इन बैंकों की स्थापना के बाद हुआ, क्योंकि विदेशी बैंक नई तकनीक से परिपूर्ण होते हैं और उस नई तकनीक का जो हस्तांतरण है उसका लाभ घरेलू बैंकों को भी मिलता है। तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है, खासतौर से हमारे देश में। इसी तरह से वित्तीय नवाचार भी हुआ, वित्तीय नवीनीकरण भी इनके माध्यम से हुआ। एटीएम की जो शुरुआत है वो विदेशी बैंकों के कारण ही हुई। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अभिनव बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी का विस्तार जो है, आधुनिक बैंकिंग, ये विदेशी बैंकों के कारण ही हो पाई है। इसके अलावा इनके द्वारा जो ग्राहकों को सुविधा दी जाती है, यानी कम से कम समय में ग्राहकों को जो सुविधा दी जाती है, किसी प्रकार का विलंब नहीं होता और नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक इनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। सही समय पर लोन मिल जाता है और जो प्रक्रिया है पूरी लोन देने की, क्योंकि इनकी जो स्थापना मुख्य रूप से महानगरों में होती है, वो जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया नहीं है, तो ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं
इसके अलावा विदेशी व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं ये बैंक, निर्यात को बढ़ावा देते हैं और विदेशी विनिमय में वृद्धि में इनका बड़ा योगदान रहता है। सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि में इनका योगदान रहता है। भारत में की बात की जाए तो विदेशी जो बैंक है उनकी कितनी ब्रांचेस हैं, ये 2008 से 2012 के आंकड़े इसमें लिए गए हैं। 2008 में 31 बैंक थे और इनकी जो शाखा थी 272 थी हमारे देश में। अगर 2012 में देखी जाए तो ये बढ़कर हो गए 41 और इनकी शाखा में वृद्धि हो गई, वो जाके हो गई 324। अगर एरिया देखा जाए कि कहाँ का किन किन क्षेत्रों में विदेशी बैंकों की जो शाखाएं हैं वो कार्यरत है, तो रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी शाखाएं ना के बराबर है। अगर 2005 में देखा जाए तो कोई भी शाखा नहीं है। सेमी अर्बन में एक है, जबकि अर्बन में 37 है, जबकि महानगरों में ये 251 है। 2007 की वर्ष को देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं है, सेमी अर्बन में 2 है, अर्बन में ये 44 है और महानगरों में ये 277 है। 2009 में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 शाखाएं खुल गई, सेमी अर्बन में भी 4 शाखाएं और अर्बन की पहुंच गई 52 और महानगरों की हो गई 233, यानी 270 से गिरकर 233 हो गई। 2007 में जो 277 थी वो गिर गए 233 हो गई, लेकिन इसमें 2010 में वापस वृद्धि हुई और जाकर 237 हो गई। इसी प्रकार से अगर 2012 की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 7 थी, सेमी अर्बन में 8 थी, अर्बन में 62 थी और महानगरों में 247 हो गई। इसका अर्थ है कि अर्बन और सेमी अर्बन और महानगर में विदेशी बैंकों की शाखाओं की स्थापना पर जोर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विकास पर जोर बिल्कुल भी नहीं दिया गया, इन्हें स्थापना पर जोर बिल्कुल नहीं दिया गया। अगर भारत में जो प्रमुख विदेशी बैंक है उनकी अगर अपन बात करें तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं, यानी 100 शाखाएं हैं और ये 1969 में स्थापित किया था, जो यूके में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार जो दूसरे नंबर पर जो रैंक का है वो HSBC, जिसका स्थापना 1959 में किया गया और जिसकी 26 शाखा है, ये हांगकांग का बैंक है। तीसरा सिटी बैंक जो है जिसकी स्थापना 1902 में की गई, इसकी 35 शाखाएं कार्यरत है और ये यूएसए का बैंक है। इसी प्रकार से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 1921 में स्थापित किया गया, इसकी 31 शाखाएं हैं। डॉचेस बैंक 1980 में स्थापित किया गया और जर्मनी का बैंक है जिसकी 17 शाखा है। DBSB जो बैंक है वो सिंगापुर का बैंक है और इसकी 12 शाखा है। बारक्लेस जो बैंक है, ये बैंक जो है वो यूके का बैंक है और इसकी 6 शाखा है। BNP जो है ये फ्रांस का बैंक है और इसकी 8 शाखा है। क्रेडिट एग्रीकोला कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट 1981 में इसकी स्थापना की गई, ये फ्रांस का है और इसकी 5 शाखाएं हैं। और बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो 1981 में स्थापित किया गया था, इसकी 4 हमारे देश में शाखाएं हैं। तो इस तरीके से ये टॉप 10 बैंक है फॉरेन बैंक जो भारत में स्थापित है। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए विदेशी बैंकों की, खासतौर से प्रायोरिटी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होगा, जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज में है,
एजुकेशन सेक्टर है या हाउसिंग सेक्टर है या एक्सपोर्ट क्रेडिट सेक्टर है, इन क्षेत्रों में कितना इन्होंने एडवांस दिया है खासतौर से विदेशी बैंकों में, उसके आकलन किया जाए तो ये देखेंगे, देखिए पब्लिक जो सेक्टर बैंक है उसमें 15.8% दिया है 1999 में, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने बैंक ने 9.1 दिया है और जो फॉरेन बैंक है उन्होंने 1999 में 1.8 दिया है। अगर 2005 और 6 की बात की जाए तो उसमें 15.2 है और पब्लिक सेक्टर का, जबकि प्राइवेट सेक्टर का ये 13.5 है और फॉरेन का बैंक का केवल 5.6 है टोटल नेट बैंकिंग क्रेडिट का। 2011-12 की जाए तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 15.8, प्राइवेट का 14.8 और फॉरेन का 0.1। यानी कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र के लिए जो फॉरेन बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया उसमें केवल 2005 और 6 में ये 5.6 था, बाकी सभी में ये इसका जो कुल जो क्रेडिट है उसमें बहुत कम अंशदान फॉरेन बैंक का रहा है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। लेकिन अदर सेक्टर जो है यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट है या हाउसिंग है या एजुकेशन है, उनका अगर बात की जाए टोटल में तो पब्लिक का में 1999 में 11% है, जबकि प्राइवेट में 13.9 है और फॉरेन में बैंक का 22.5 है। यानी अदर सेक्टर में जो क्रेडिट दिया गया है वो अधिक मात्रा में दिया गया फॉरेन बैंक के द्वारा। इसी प्रकार 2005 और 6 में ये दोनों से अधिक है यानी 19.4 है और 2011 और 12 की बात की जाए तो ये 29.8 है। तो कहने का अर्थ यह है कि अदर सेक्टर्स के लिए जो विदेशी बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है वो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से अधिक है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ऋण प्रदान किया गया है वो फॉरेन बैंक द्वारा बहुत कम प्रदान किया गया है। रिटर्न ऑन जो टोटल असेट है वो कार्यकुशलता का माप है, जो विभिन्न जो सोर्सेज हैं उनका बैंकिंग के सोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग किया गया है। तो जितना रिटर्न ऑन असेट अधिक होगा उतना ही बैंकों की कार्यकुशलता अच्छी मानी जाएगी। 99 में देखा जाए तो पब्लिक जो सेक्टर बैंक है उसका 0.6 है, ओल्ड प्राइवेट बैंक का 1.2 है और न्यू प्राइवेट का 1.1 है, जबकि फॉरेन बैंक का 0.3 है। इसी प्रकार से 2005 और 6 में क्या आंकड़ों की बात की जाए तो फॉरेन बैंक का सबसे अधिक है 1.6 और 2011 और 12 की बात की जाए तो तब भी फॉरेन बैंक का सबसे अधिक है 1.8। तो कहने का अर्थ है रिटर्न ऑन जो असेट है यानी एफिशिएंसी का जो मापक है उसमें निरंतर फॉरेन बैंक का जो कुशलता है उसमें वृद्धि हुई है। अब ये विदेशी बैंकों की समरी की बात की जाए यानी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में इन बैंकों का योगदान है और इसमें वृद्धि में इनकी अहम भूमिका रहती है। इस प्रकार से ग्राहक सेवा इनके द्वारा बहुत अच्छी होती है विदेशी बैंकों के द्वारा। बैंकिंग तकनीक का विकास इन बैंकों द्वारा होता है। निर्यात में इनका विशेष योगदान रहता है। आपने ये ई लेक्चर देखा जो विदेशी बैंक पर आधारित था, जो एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें विदेशी बैंक से संबंधित जितने प्रकार के आयाम थे उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। आपके लिए लाभान्वित रहेगा। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।